Hello and welcome to Nukta's special coverage of the Federal Budget 2026. आज हमारी इस स्पेशल कवरेज का तीसरा और आखिरी दिन है। कल बजट पेश किया फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब ने और आज उन्होंने पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जहां शुरू में थोड़ी सी बदमज़गी हुई बिकॉज सहाफ़ियों ने वॉकआउट किया, क्योंकि एक ट्रेडिशन ये है कि बजट स्पीच के बाद सहाफ़ियों के लिए FBR एक टेक्निकल जो है वो उसकी प्रेजेंटेशन होती है, उनको दी जाती है, वो नहीं दी गई, तो उस पर सहाफ़ियों ने एहतजाज किया, वॉकआउट किया, लेकिन बाद में फिर वो आ गए, फाइनेंस सेक्रेटरी गए, उनसे बात की और फिर उनको मना के वापस ले आए एंड प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। उसमें काफ़ी सवाल पूछे गए, लेकिन कुछ सवाल हमारे पास भी हैं जिनके जवाब नहीं आए, तो वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे। आज के जो मेहमान हैं हमारे, उनसे आपको मैं तारुफ़ करा दूँ। हमको स्टूडियो में ज्वाइन किया है शाहिद अली हबीब साहब ने, जो चीफ़ एग्जीक्यूटिव हैं आरिफ हबीब लिमिटेड के। शाहिद साहब, वेलकम टू द शो। हमको ज्वाइन कर रहे हैं मुस्तफ़ा पाशा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं लैक्सन इन्वेस्टमेंट्स के। मुस्तफ़ा, वेलकम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू वेरी मच शुजा। और हमें ज्वाइन किया है शब्बर जैदी ने, जो फॉर्मर चेयरमैन है FBR के। अच्छा, शब्बर साहब से मैं शुरू करना चाहूँगा, और शब्बर साहब आप ये बताइए कि जो बजट प्रेजेंट किया गया है अगले फिस्कल ईयर के लिए, उसको अगर हम कुछ मेट्रिसेस पे जज करने की कोशिश करें, फॉर एग्ज़ाम्पल कि इसमें आम आदमी के लिए और तनख्वाहदार तबके के लिए जो रिलीफ दी गई है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सेकेंडली, जो ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस की अक्सर बात की जाती है ताकि एक मुनसिफाना टैक्स सिस्टम मुल्क में हो, उसके हवाले से आपको ये बजट कैसा लगा? और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकॉनमी, तो इन हवालों से बताइए कि बजट जो अगले फिस्कल का पेश किया गया है वो कैसा है? हम एक बड़ी गलती कर रहे हैं, वो ये करते हैं कि हम बजट जो कि सिर्फ एक फिगर होती है, आखिर में साल की चीज़ों में जमा होने के बाद उसको बुनियाद बनाकर फैसला कर लेते हैं कि क्या क्या अच्छा है, क्या बुरा है। आपको 2024 से लेकर जून 2025 तक की पाकिस्तान की मईशत को एग्जामिन करना पड़ेगा। मैं उसमें सिर्फ 2 फैक्टर्स को एग्जामिन करके आपको बताना चाहता हूँ। उस बजट के अंदर अगर आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ें तो उसने कहा कि आपका जो एग्रीकल्चर सेक्टर है वो 13% से डाउन हो गया, सिर्फ लाइफ स्टॉक उसमें बढ़ा है। और लाइफ स्टॉक को इसलिए दिखा दिया जाता है कि वो नॉन मेजरेबल होता है, उसको कोई गिन नहीं सकता। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नीचे चला गया। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये कह रही है कि आपकी दोनों सेक्टर परेशान कुन हैं, और आपका अनएम्प्लॉयमेंट लेवल और आपका पॉवर्टी का जो बेसिस है वो खराब हो गया। अगर ये 3 और 4 चीज़ें जो मैंने आपको एक्सप्लेन की हैं, अगर ये सारी चीज़ें मौजूद हैं और ये चीज़ें सही हैं, तो मुझे ये समझ नहीं आती कि हम किस बुनियादों पर ये कहते हैं कि ये जो कुछ साल गुजरा है ये माशी तौर पर पाकिस्तान के लिए बेहतर साल था। अब उसी का एंड बजट आपके सामने, उसके बाद अगले सालों में क्या करने जा रहे हैं उस बुनियाद पर जो लास्ट ईयर की बुनियाद है। अब मुझे उस लास्ट ईयर की बेसिस के ऊपर इस साल में कोई स्टेप नजर नहीं आता कि हम एग्रीकल्चर में क्या करने जा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट के लिए क्या करने जा रहे हैं, हम इंडस्ट्री के लिए क्या करने जा रहे हैं। ये तो बाकी आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स की बातें करने शुरू कर दी कि ये डेफिसिट है, ये है। इससे तो कोई आम आदमी की जिंदगी में कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो और ये प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट की नहीं है। जो हमने चीज़ों को इतना मुश्किल तरीके से पेश करना शुरू किया है, इसलिए करते हैं कि हम असली बातों को लोगों के सामने लाना नहीं चाहते। तो ये बुनियादी तौर पर ये जो साल गुजरा है, ये पाकिस्तान के तौर पर के लिए माशी तौर पर कोई अच्छा साल नहीं है। जो सैलरी वाला टैक्सेशन है, इसमें हमारा एक पार्टली रिजॉल्व हुआ है मसला कि जो तकरीबन लोग लोअर सैलरी वाले हैं, उनको जो टैक्स का रेट बढ़ गया था वो कम हुआ है, मगर वो 1 लाख और 1.5 लाख की इनकम पर आकर रुक गया है। और उसके बाद जो डिक्रीज है वो बहुत मामूली है, उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है। तो 2 चीजें हैं इसमें कि सैलरी वालों का, अगर मैं देखा जो पाकिस्तान में जिनका टैक्स रेट तकरीबन 23% और 24% के करीब है, उनको बेसिकली बहुत कम रिलीफ मिला है, वो 7,000 रुपए का है। और एक पर्टिकुलर थोड़ा निचला तबका है, उसको फायदा हुआ है, ये भी हकीकत है, इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है। जो बुनियादी मसला ये है कि हमने सैलरी में जो 6 लाख का बेस रखा है कि 6 लाख वाली सैलरी को हम टैक्स करते हैं,
وہ بنیادی طور پر غلط ہے، وہ ہم نے چینج نہیں کیا، اور انڈیا میں اب یہ تقریباً اگر پاکستانی روپی لگایا جائے تو وہ 36 لاکھ پہ چلا گیا ہے۔ تو میرے ذاتی حساب سے جو برین ڈرین کا مسئلہ ہے، جو ہمارا کوالیفائڈ آدمی پاکستان سے باہر جا رہا ہے بیکاز آف دا ہائی سیلری، اور جو سیلری کو ہم لوگوں کو انسینٹیوائز کر سکیں کہ وہ پاکستان میں رہیں، اور سیلری ٹیکسیشن کو کم رکھا جائے ان پروفیشنلز کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو پڑھے لکھے لوگ ہیں اور جو بیسیکلی مین ورک فورس ہوتے ہیں کسی ترقی یافتہ ملک کے اندر، ایک ٹیلنٹڈ ورک فورس ہوتی ہے، اس کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ کہ اگر آپ اس پورے اس بل کو غور سے دیکھیں تو اس میں وہ ایک آئی وڈ سے تھوڑا سا ڈی ٹریک ہو گئے اور ڈیجیٹل ٹیکس کی طرف چلے گئے۔ اچھا، جو ڈیجیٹل ٹیکس کا لا یہ لے کر آئے ہیں، یہ ایکچولی انڈیا کا ایکولائزیشن ٹیکس جو 2016 میں وہ لائے تھے، یہ اس کی ورڈ بائی ورڈ کاپی ہے۔ یہ انڈیا میں ایکولائزیشن ٹیکس کے نام سے یہ ٹیکس آیا تھا، اور جو کہ جس کا نام اب ڈیجیٹل ٹیکس پروسیڈ ٹیکس ہے، وہ یہ لے کر آئے ہیں۔ وہ ٹھیک ہے، اس کا ریشنل ہے، مگر وہ اتنا بڑا کوئی ٹیکس کا ڈرائیور نہیں ہے۔ تو کوئی مجھے ایسی چیز نظر، اچھا، مگر جو سب سے اہم چیز ہے اور جس پہ ہمیں دھیان دینا چاہیے کہ ایک فائنینس بل آیا تھا جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اگر کچھ لوگ اگر انکم ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوں گے یا سیل ٹیکس میں رجسٹر نہیں ہوں گے تو وہ سرٹن اکنامک ٹرانزیکشن نہیں کر سکیں گے۔ میرے حساب سے وہ بالکل صحیح قدم تھا، مگر وہ 6 مہینے تک، وہ بل تقریباً 6 مہینے تک اسمبلی میں پڑا رہا اور وہ پاس نہیں ہوا۔ اب اس کو دوبارہ اس بل کا حصہ بنایا گیا ہے، جس میں یہ شامل ہے کہ وہ بینک اکاؤنٹ نہیں کھول سکتا، وہ پراپرٹی نہیں خرید سکتا، وہ اپنا گاڑی نہیں خرید سکتا، اور بہت ساری چیزیں ہیں جو ہے۔ اگر یہ چیز عمل درآمد ہو جاتی ہے اور پراپرلی عمل درآمد ہو جاتی ہے تو یہ پاکستان کے تمام ٹیکس کے مسائل کا حل ہے۔ مگر میں جو پاکستان کے مسائل کو جانتا ہوں اور جن چیزوں میں گزرا ہوں، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جس طرح سے یہ کرنا چاہتے ہیں اور جو ریکوائرمنٹ ہے، یہ کیا ان کے اندر یہ کیپبلٹی ہے کہ یہ کام کر سکیں گے۔ یہ پہلے بھی جب آیا تھا اس وقت بھی میں نے یہ کہا تھا۔ اور دوسرا، اس کے اندر انہوں نے ایک بڑا لکونہ ڈال دیا ہے کہ جی اگر ایک آدمی ایک ٹیکس سرٹیفکیٹ لے لے گا کہ اس کے پاس سفیشینٹ ریسورسز ہیں تو وہ یہ ٹرانزیکشن کر سکتا ہے۔ وہ سرٹیفکیٹ جو آپ نے بنایا ہے، جو پرسکرائب کر رہے ہیں، وہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک آربیٹریری سی چیز ہے، اور شاید وہ ابیوز ہونا شروع ہوگا۔ تو مجھے وہ جو قدم ہے بنیادی طور پر ٹھیک ہے، مگر اس کی مجھے امپلیمنٹیشن میں سیریس پرابلم نظر آ رہی ہے۔ یہ میرا ذاتی ویو ہے اس میں، آپ اس کو غور سے پڑھیں، میں نے نوٹس لکھے ہیں، اس کے اندر بھی یہ ساری چیزیں میں نے ایکسپلین کی ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جو تقریباً 6 مہینے پہلے فائنینس بل کی شکل میں آئی تھی، مگر اسمبلی کے امینڈمنٹ کی شکل میں آئی تھی، مگر اسمبلی نے اس کو پاس نہیں کر سکا۔ تیسری بات جو مجھے جس سے بڑا شدید خوف آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ سیل ٹیکس کا لا پڑھیں تو اس میں لکھا ہے کہ اگر ان لینڈ ریونیو کے افسر کے دماغ میں یہ خیال آتا ہے یا وہ یہ سمجھتا ہے کہ کہیں ٹیکس فراڈ ہوا، اور ٹیکس فراڈ کی ڈیفینیشن نہایت بڑھا دی گئی ہے، تو وہ اس بندے کو اریسٹ کر سکتا ہے اور وہ 24 گھنٹے بعد مجسٹریٹ کے سامنے پریزنٹ ہوگا۔ میرے خیال میں یہ پروویژن امیڈیٹلی نکالنی چاہیے، اس کے اندر کیویٹ ڈالنا چاہیے۔ یہ اس طرح سے آپ اریسٹ کا پاور نہیں دے سکتے کسی کو۔ اچھا شبر صاحب، یہ بتائیے کہ ریٹیل سیکٹر کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو اس پہ آپ کو کچھ نظر آیا اس بجٹ میں؟ اور آف کورس ایگریکلچر انکم ٹیکس، جس میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ پروونشل سبجیکٹ ہے، بٹ وی نو کہ یہاں پہ مڈل مین جو ہے، جو آڑتی کہلاتے ہیں، وہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں۔ تو اس حوالے سے آپ کو اس بجٹ میں کوئی اچھی چیز نظر آئی؟ کوئی گورنمنٹ نے کوئی ایکشن لیا ہے اس پہ؟ پچھلے سال کے بجٹ میں اسی فلور پہ کھڑے ہو کر وزیر خزانہ صاحب نے یہ کہا تھا کہ تاجر دوست اسکیم کامیابی سے جاری ہے۔ تاجر دوست اسکیم کیا تھی؟ تاجر دوست اسکیم یہ تھی کہ لوگ اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں، یہی تھا نا جی۔ اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ لوگوں نے اپنے آپ کو رجسٹر نہیں کرایا
اور تاجر جو اسکیم آپ کو ختم کرنی پڑی اور وہ بالکل آپ نے بیک برنر پہ ڈال دی. اب آپ یہ کہہ رہے ہو کہ اگر وہ رجسٹر ہونا ہے اور رجسٹر نہیں ہوا تو ہم اس کو کاروبار نہیں کرنے دیں گے. مجھے یہ چیز سمجھ نہیں آ رہی. آپ ایک والنٹری طریقے سے کامیاب نہیں ہو سکے تو آپ زبردستی میں کیسے کامیاب ہوں گے؟ مجھے یہ بات ٹوٹلی میری سمجھ سے بالا تر ہے. دوسری بات جو آپ نے ایگریکلچر انکم ٹیکس کی ہے وہ ایکچولی لوگوں کو سمجھ نہیں آئی بات ابھی تک. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایگریکلچر انکم ٹیکس میں پروونسز نے جو لا بنایا ہے اور پروونسز کی جو پروجیکشن ہے اگر آپ وہ دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ وہ تقریباً مذاق کے برابر ہے. پنجاب گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے ایگریکلچر انکم ٹیکس کا وہ تقریباً 4 بلین یا 5 بلین سے آگے ایکسیڈ نہیں کرے گا. تو اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ 14,000 بلین میں 4 بلین کا ایگریکلچر انکم ٹیکس آنا ہے تو بھائی اگر اس کو تو نہیں لیں تو زیادہ بہتر ہے. تو اس طرح سے اگر پروونشل گورنمنٹ کا یہ میکینزم ہے کہ وہ اپنے بجٹ میں 4 بلین یا 5 بلین ایگریکلچر انکم ٹیکس کا رکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ٹیکسیشن نہیں کرنا چاہتے. مگر یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ ایگریکلچر انکم کو اس طرح ٹیسٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہے. اور بنیادی جو پاکستان میں جہاں پر پیسہ ایکومولیٹ ہو رہا ہے اور جو مہنگائی کو بڑھا رہا ہے جو چیزوں اشیاء خرد و نوش کی چیزوں کو آپ کو مہنگا پرووائڈ کرتا ہے وہ مڈل مین کا پروفٹ ہے جو کہ ہم کسی طریقے سے ٹیکس نہیں کر سک رہے ہیں. تو یہ جو ساری باتیں کی گئی ہیں اس بجٹ میں یہ میرے حساب سے 99% انمپلیمنٹیبل ہیں. اور یہ صرف آپ یہ سمجھیں کہ کسی ایسے افسر نے یہ بجٹ لکھا ہے جس میں جو آئی ٹی انکم ٹیکس کے افسران کی پاور کو بڑھانا چاہتا ہے جس سے کرپشن مزید بڑھ جائے گی. مجھے اس میں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آئی جس میں آپ نے کوئی ایسا کام کیا ہے جس سے کاروبار ان لوگوں کا کاروبار جو ڈاکومنٹڈ ہیں وہ بہتر ہو جائے گا. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں برابر والا جو چوری کر رہا ہے اس کو کاروبار نہیں کرنے دوں گا. یہ کہہ رہے ہیں آپ کے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک دکان آپ کی ہے آپ کو میں ٹیکس میں کوئی ریلیف نہیں دے رہا مگر جو برابر میں دکاندار ٹیکس نہیں دے رہا اس کو میں کاروبار نہیں کرنے دوں گا. کیا آپ کے پاس اتنی طاقت ہے آپ کے پاس اتنا سسٹم ہے کہ آپ اس کو کاروبار نہیں کرنے دیں گے؟ یہ سوال ہے بنیادی طور پہ. اس کو بالکل آسان کر لیں. میں نے آپ کو چیز کو بالکل آسان کر دیا ہے کہ 2 دکانیں بنی ہوئی ہیں 2 ہوٹل بنے ہوئے ہیں 2 ریسٹورانٹ بنے ہوئے ہیں. ایک ریسٹورانٹ اپنے کسٹمر سے سیل ٹیکس لے کے جمع نہیں کرا رہا ایک ریسٹورانٹ جمع کرا رہا ہے. تو وہ جو ریسٹورانٹ جمع نہیں کرا رہا وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو کاروبار نہیں کرنے دیں گے. تو کیا یہ گورنمنٹ کے اندر اتنی طاقت ہے کیا ڈیمونسٹریشن اتنی کی ہے یا ان کے پاس اتنے ذرائع ہیں یا ان کا جو پرانا ایکسپیرینس ہے میں بھی اس پہ شامل ہوں کیا ہے کہ جو اس کاروبار کو بند کر سکیں؟ کیا یہ ٹریڈر کو اور ان مڈل مین کو ٹیک آن کر سکیں گے؟ میرا آنسر ہے نہیں ہے. اور یہ انہوں نے یہ سارے میجر لکھ کر ایکچولی آئی ایم ایف کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے کہ اس طرح سے ہم اس کو کور اپ کر دیں گے. اوکے شبر صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا اب میں چلوں گا مصطفیٰ پاشا کی طرف. اور مصطفیٰ یہ بتائیے کہ میوچل فنڈز کے حوالے سے بھی ایک ایف بی آر نے اس میں ڈیسیژن لیا ہے اور اگر میں یہاں پڑھ دوں کہ کیا ہے جس پہ تھوڑی سی کلیئرٹی کی ضرورت ہے کہ انکریز ان ریٹ آف ٹیکس آن ڈیویڈنڈز فرام میوچل فنڈز ڈرائیونگ انکم فرام پروفٹ آن ڈیٹ فرام 15% to 25% کر دیا گیا ہے. نا یہاں پہ کنفیوژن یہ ہے کہ انڈسٹری کہتی ہے کہ یہ تو پچھلے سال کر دیا تھا تو اب کیا چیز ڈیفرنٹ ہوئی ہے؟ جی تھینک یو شجا. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ جو آئی تھنک وائڈلی رپورٹڈ ہے کہ دا ڈیویڈنڈ ریٹ آن ڈیٹ بیسڈ فنڈز بڑھا دیا گیا ہے 15 سے 25% تک اس بجٹ کے اندر. تو دس از ایکچولی آئی تھنک لٹل بٹ آف کنفیوژن یہاں پہ ہے. ایکچولی یہ جو 15 سے 25% کر دیا گیا تھا ڈیویڈنڈ ٹیکس آن ڈیٹ بیسڈ فنڈز وہ لاسٹ ایئر کے بجٹ میں آلریڈی کر دیا گیا تھا. تو فرام آور انڈرسٹینڈنگ اور ہم نے جو بجٹ کو دیکھا ہوا بھی ہے وی لکڈ ایٹ دی فائنانس بل سو اپیرنٹلی دیر از نو چینج کمپیئر ٹو فسکل ایئر 25.
तो लास्ट ईयर भी 25% था। अगर आप जैसे मनी मार्केट और इनकम फंड्स की स्पेसिफिकली मैं बात करूं, जो डेट बेस्ड फंड्स हैं बड़े हमारी इंडस्ट्री के अंदर, उनके ऊपर 25% था अगर आप डिविडेंड वहां से लेते हैं, और वो इस बजट के बाद भी 25% पे ही है। सो इफेक्टिवली देयर इज नो चेंज इन द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर दीज मनी मार्केट एंड इनकम फंड्स। ओके, सो आप कह रहे हैं कि ये पिछले साल कर दिया गया था, तो ये क्या बेसिकली कुछ थोड़ी सी गलती हुई है एफबीआर से इसको वापस डाल दिया गया है? और मैंने देखा कि कुछ जो ऑफ कोर्स चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं उनकी जो रिपोर्ट्स आती हैं, और एक जो रिपोर्ट मैंने देखी है मेरे सामने है, उसमें भी इसको मेंशन किया गया है, लेकिन साथ में कोई ऐसा नोट नहीं है कि ये पिछले साल कर दिया गया था। तो इसलिए भी मैंने कहा कि कन्फ्यूजन है। तो हाउ कैन जहाँ पे कुछ और चीज़ों पे ये कमेंट साथ में आया है कि यहाँ पे ये चीज़ क्लियर नहीं है, यहाँ पे मज़ीद क्लैरिटी चाहिए, इस चीज़ पे चार्टर्ड अकाउंट फर्म्स की रिपोर्ट्स पे भी हम देख रहे हैं कि साथ में कोई नोट नहीं है। जी शुजा, इसके अंदर आई थिंक द रीजन व्हाई दिस इज बीइंग रिपोर्टेड अगेन एंड इट इज बीइंग रिपोर्टेड एज अ मेजर, एंड आई थिंक वहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन इज दैट देयर इज अ स्लाइट चेंज इन द वर्डिंग। ये थोड़ा सा टेक्निकल है, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन इट एज सिंपली एज आई कैन। लास्ट ईयर क्या किया गया था फिस्कल ईयर 25 के बजट में, कि इन्होंने बेसिकली फंड्स को दो कैटेगरीज में कर दिया था। एक कैटेगरी वो थी, इन्होंने कहा था कि अगर 50% या मोर फंड की जो इनकम है, म्यूचुअल फंड की इनकम, अगर वो डेट बेस्ड इंस्ट्रूमेंट से आती है, तो जो भी वो डिविडेंड डिक्लेयर करता है उसके ऊपर 25% टैक्स विद होल्ड होगा। अगर 50% से कम है म्यूचुअल फंड की इनकम फ्रॉम डेट बेस्ड, यानी इट इज फ्रॉम इक्विटी बेस्ड सोर्सेज या सिक्योरिटीज, तो उसके डिविडेंड के ऊपर 15% टैक्स लगेगा। तो ये बेसिकली दो कैटेगरीज बना दी थी प्रॉफिट ऑन डेट के थ्रेशोल्ड लगा के 50% का। अभी क्या किया है, द टैक्सेशन रेट्स हैवंट चेंज, थोड़ी सी वर्डिंग चेंज कर दी गई है इन द सेंस कि उन्होंने यही कहा है कि जी जो प्रोपोर्शनेट इनकम हर फंड जनरेट करेगा फ्रॉम डेट एंड इक्विटी सिक्योरिटीज, उसके ऊपर रिस्पेक्टिवली 25 एंड 15% लगेगा। तो इसके अंदर हमें अभी थोड़ी सी क्लैरिटी चाहिए होगी, मगर पोटेंशियली जो इम्पैक्ट आ सकता है वो परहैप्स हाइब्रिड फंड्स पे आ सकता है, जो आपके बैलेंस फंड्स होते हैं, एसेट एलोकेशन फंड्स होते हैं। बिकॉज इन द प्रीवियस ईयर, if suppose you were running an asset allocation fund and more than 50% of its income was being derived from equity sources, so then you would withhold 15% on any dividend. Perhaps now under this law, and again इसके ऊपर मैं ये फिर से कहूँगा कि clarity चाहिए होगी, कि अगर suppose आपकी 60% equity से है and maybe 40% fixed income या debt से है in your asset allocation fund, तो मे बी आप proportionate dividend apply करेंगे कि 60% equity portion पे 15 लगाएंगे and 40% fixed income proportion पे 25 लगाएंगे। तो इसके ऊपर हमें थोड़ी सी और क्लैरिटी चाहिए होगी। मगर बाय एंड लार्ज जो आपके जो बड़े फंड्स हैं जिसके अंदर मनी मार्केट और इनकम फंड आते हैं, उनके ऊपर जो 25% था दैट वाज फ्रॉम लास्ट ईयर, और वो आज भी 25% ही है। ओके, बिकॉज इसके साथ जो ऑफ कोर्स जो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट आया उसमें ये भी लिखा था कि ये इसलिए किया जा रहा है ताकि दे वांट कि ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट एक्विटी फंड्स की तरफ जाए। सो एक ये जो है वो इंटेंशन गवर्नमेंट ने शो की है। तो प्रॉब्ली फिर ये चीज़ जैसे आपने कहा ना, वर्डिंग्स थोड़ी सी डिफरेंट हैं, तो वो चाह रहे हैं कि यहाँ से पैसा निकल के जाए एक्विटी फंड्स में, और आप ये होता हुआ देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो इसके अंदर इफ यू रीड अ लॉट ऑफ द रिपोर्टिंग दैट हैज कम आउट, आई थिंक जनरली दिस मेजर के जी जो 25% उन्होंने जो स्टेट करेंगे जी बढ़ा दिया गया है डेट बेस्ड म्यूचुअल फंड्स पे। दूसरी चीज़ जो साइट हो रही है कि जी जो प्रॉफिट ऑन डेट है, जो बैंक्स के अंदर जो पैसा रखा जाता है, वो 15 से 20% उसकी विद होल्डिंग कर दी है। तो दीज आर बीइंग साइटेड एज पॉजिटिव मेजर्स इन टर्म्स ऑफ एलोकेशन टुवर्ड्स स्टॉक मार्केट, कि जी अगर लोग यहाँ पे टैक्सेशन फिक्स्ड इनकम के ऊपर ज्यादा देखेंगे, चाहे वो म्यूचुअल फंड का हो, चाहे वो बैंक के अंदर आपका डिपॉजिट हो, तो दे विल बी इंसेंटिवाइज्ड टू मूव टुवर्ड्स द स्टॉक मार्केट। इन द लॉन्ग टर्म डेफिनेटली दिस इज ट्रू, बट आई थिंक इन द शॉर्ट टर्म इसका इतना आई डोंट थिंक के एलोकेशन शिफ्ट आपको नजर आएगा, बिकॉज टैक्सेशन इज जस्ट वन कंसिडरेशन फॉर एनी इन्वेस्टर जब वो इन्वेस्ट कर रहा होता है। एंड आई थिंक हमारे यहाँ जो मैं इन्वेस्टर का जो बिहेवियर देखता हूँ या साइकोलॉजी देखता हूँ, वहां पे प्रिंसिपल प्रोटेक्शन इज द प्राइमरी कंसर्न, टैक्सेशन फिर भी सेकेंडरी कंसर्न होता है व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग बिटवीन टेकिंग रिस्क इन स्टॉक मार्केट या बीइंग सेफ इन फिक्स्ड इनकम। राइट, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच मुस्तफा फॉर जॉइनिंग अस।
थैंक यू शुजा, थैंक यू। अच्छा शाहिद साहब, आप बताइए, अब ये थोड़ी सी क्लैरिटी आई थिंक मुस्तफ़ा ने दी है, और वो कह रहे हैं अभी वो भी दे विल आल्सो टॉक टू FBR, उससे मज़ीद क्लैरिटी से आ जाएगी। बट मूविंग फॉरवर्ड, पहले मैं जानना चाहूँगा आपका जो है इनिशियल रिएक्शन क्या है, ओवरऑल बजट आपको कैसा लगा? I think budget is overall good for overall sectors of the economy. Fiscal consolidation की तरफ फोकस ज़्यादा है, structural reforms की तरफ ज़्यादा फोकस है। I mean जो सबसे important बात ये है कि fiscal deficit को बड़ा कम रखा है, 5 trillion, which is 3.9% of the GDP, which is one of the lowest budget deficit, you know, since 2003, I guess. So मेरा ख्याल से तो ये बहुत ही बड़ा होगा, बल्कि ये जो हम FY25 में भी जो बजट डेफिसिट करेंगे 5.6 ट्रिलियन का, रादर 6.4 ट्रिलियन का, जो कि 5.6% ऑफ दी GDP है, वो भी मेरे ख्याल से 2017 के बाद कम है, सबसे कम है। तो मेरा ख्याल से जो गवर्नमेंट का जो मेजर है वो ये है कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन की तरफ जाएं, हम बहुत ज़्यादा जल्दी तरीके से ग्रो ना करें, ग्रेजुअल तरीके से ग्रो करें। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मुझे यहाँ पे पॉजिटिव ये लगी कि इन्होंने जो डॉक्यूमेंटेड सेक्टर्स हैं उसके ऊपर एडिशनल टैक्सेस नहीं लगाए, एडिशनल बर्डन नहीं किया। और अगर आप देखें कि इस दफ़ा अगर 14.1 ट्रिलियन का अगर इन्होंने टैक्स FBR टैक्स रेवेन्यू जो रखा है वो पिछले से 2.2 ट्रिलियन ज़्यादा है, जिसमें से ऑर्गेनिकली 1.4 ट्रिलियन हो जाएगा। तो आपका 800-900 बिलियन का एडिशनल है, विच इज़ relatively achievable compared to FY25 जो जितना ambitious उस वक्त था। तो मेरे ख्याल से having grown by 30% in FY24, 26% in FY25, now 17-18% growth is manageable। और जिस तरीके से इन्होंने कहा है कि इन्फोर्समेंट करेंगे, जो पहले तो हमें ये टेक लगा कि यार इन्होंने रिटेलर्स और होलसेलर्स पे नहीं लगाया, जो कि बहुत ज़्यादती हो गई, क्योंकि कहाँ से या तो टैक्स कैसे कलेक्ट होगा, क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक तो जो 800-900 बिलियन एडिशनल होगा ऑर्गेनिकली ग्रोथ के अलावा, उसमें 350-400 बिलियन हो रहा था जो कि एडिशनल मेजर्स किए हैं, बाकी 450-500 बिलियन मिसिंग है। तो वो कैसे हो सकता है? तो उन्होंने ये कहा आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम जो है इन्फोर्समेंट करेंगे अच्छे तरीके से। मेरी बात हुई जो उसके मुताबिक ये है कि अभी इनके पास जो है 5 लाख जो है वो जो रिटेलर्स होलसेलर्स दे आर फाइलर्स, वो कह रहे हैं कि मिलियन तक हो जाएंगे, हो गए हैं बल्कि। और अगर हम इन्फोर्समेंट अच्छे तरीके से करेंगे तो इंशाल्लाह ये सब आ जाएंगे। लेकिन आसान तरीका तो ये था कि अगर आपके पास तकरीबन 4 मिलियन जो है वो कनेक्शन है, जो रजिस्टर्ड कनेक्शन है, उनको अगर आप 10-10 हज़ार भी मंथली लगा दें तो 500 बिलियन आपका बनता, और अगर 2,500 भी लगा दें तो आपको 250 बिलियन बन जाता। तो मेरा ख्याल से तो आसान तरीका वो था, लेकिन खैर उन्होंने इस तरीके से कहा कि इन्फोर्समेंट करेंगे। तो ओवरऑल लेकिन शायद सब कैसे करेंगे? आज भी पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी दफ़ा ये सवाल पूछा गया, और जो आखिरी दफ़ा एक साफ़ी ने पूछा तो उस पर FBR चेयरमैन ने इनिशियल जो रिस्पांस दिया उसमें कहा कि देखें यूजुअली होता ये है कि ये बेस्ड होता है ऑन सेल्फ असेसमेंट, और फिर वो बात को घुमा के कहीं और के अंदर ले गए, पूरा जवाब नहीं दिया। तो और हम देखते हैं कि हर साल जब बजट की स्पीच में और या उसके बाद ये सवाल आता है तो उसमें कुछ स्टेप्स दिए जाते हैं, कहा जाता है कि हम ये करेंगे, लेकिन इस साल कुछ नहीं कहा गया इस सेक्टर के हवाले से। अच्छा, जो मेरी इत्तला वो ये है कि इन्होंने डेटा अच्छा कैप्चर कर लिया है। इनके मुताबिक इनके पास अच्छा खासा डेटा है, इनके पास लाइफस्टाइल का पूरा डेटा है, किसके पास कितनी गाड़ियाँ हैं, कितने घर हैं, कितनी ट्रैवलिंग करते हैं। तो अगर करना चाहें, पॉलिटिकल विल हो तो वो ज़रूर कर सकते हैं, इसमें कोई वो नहीं है मेरा ख्याल से। अब मेरा ख्याल से जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से कहा कि हमने इन्फोर्समेंट करी है FY25 में, हमने इन्फोर्समेंट के ज़रिए 350 बिलियन रेज़ किए। तो जब इन्फोर्समेंट के ज़रिए हमने IMF को डिमॉन्स्ट्रेट किया है कि 350 बिलियन हमने रेज़ किए हैं, तो हम इस दफ़ा भी करेंगे, और IMF उस पर एग्री कर रहा है। अदरवाइज़ IMF के साथ भी वो बजट पहले शेयर होता है। जो दूसरी बात शुजा, जो इंपॉर्टेंट बात है ना, अगर ये नहीं भी होता, लेट से अगर 400-500 बिलियन का अगर गैप क्रिएट होता है, तो एक है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, उसमें इन्होंने 1.5 ट्रिलियन का रखा है। तो हमारे मुताबिक ये है कि अगर हम 3% भी वॉल्यूमेट्रिक ग्रोथ करेंगे ना, तो वो 1.5 ट्रिलियन अचीव हो जाएगा, इवन 77 रुपये पे भी। तो अगर 77 रुपये से अगर बढ़ता है, ठीक है, तो वहाँ से वो क्वेश्चन क्रिएट हो जाएगा। मतलब लेकिन वही है ना कि देखें जो क्रिटिसिज्म आ रहा है इस बजट के हवाले से, वो यही है कि
कोई नया एफर्ट नहीं लिया गया एज सच। जैसे मैंने कहा कि रिटेल सेक्टर के हवाले से कोई बात नहीं की गई, और ये भी कहा कि सेल्फ असेसमेंट होता है। जो पिछले साल आई गेस स्टेप्स लिए थे उसी पे बेस करके वो कलेक्शन से एक दफ़ा मिफ्ता साहब ने कोशिश करी थी, वो बड़ी अच्छी, बड़ी जो है ना ब्रेव डिसीजन था, लेकिन वो भी वापस जो है ना वो, लेकिन बट यू इनिशियली सेड कि अगर पॉलिटिकल विल हो तो कर सकते हैं। बिल्कुल तो कर व्हिच सकते मींस हैं। अभी भी आप समझते हैं कि पॉलिटिकल विल नहीं है? नहीं, देखें वो ये कह रहे हैं कि हम ये वाला स्टेप लेते हैं कि हम इन्फोर्समेंट करेंगे, जिस तरीके से हमने इन्फोर्समेंट FY25 में किया है, इस तरह अभी हम इन्फोर्समेंट करने का हमें चांस दें और हम करेंगे। और अगर नहीं होगा तो हो सकता है कभी भी वो डिसीजन ले सकते हैं। अगर इनको लगा कि रिटेलर्स और होलसेलर्स इसके ऊपर एहतजाज कर रहे हैं और वो नहीं कर पा रहे, तो वो तरीके तो गवर्नमेंट के पास बहुत सारे होते हैं। और वो अच्छा, इस पे जो आपने कहा ना इन्फोर्समेंट की जो आप बात कर रहे हैं, इस पे बड़ा इंटरेस्टिंगली चीज़ जो पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा या तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, या तो हम इन्फोर्समेंट कर लें या टैक्स बढ़ा दें। तो सिर्फ दो चीज़ों का जिक्र किया कि टैक्स बढ़ा देंगे, अगर इन्फोर्समेंट नहीं कर पाएंगे तो टैक्स बढ़ा देंगे। लेकिन पहले तो क्वेश्चन इस कि पहले उनको लेकर तो आएँ, उसमें टैक्स नेट में लेके तो आएँ। और जो आपने डेटा की बात की, देखें डेटा होना लाइफस्टाइल वगैरह का ये कोई नई बात नहीं है। ये तो 10 साल पहले की मुझे प्रेस वो बजट स्पीच याद है उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर की, जब उन्होंने कहा था कि हमारे पास पता नहीं कितने लाख जो है वो का डेटा है लोगों का, और हम उस पर उसकी बेस पे काम करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। नहीं शुजा, आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर ये देन एंड देयर लग जाता कुछ ना कुछ, डॉक्टर हफीज़ पाशा की मैं बात करूँ, आई स्टिल रिमेंबर हिज स्पीच। हाँ, अगर ये फिक्स टैक्स लग जाता तो एक कॉन्फिडेंस आ जाता है कि भाई ये एलोकेशन यहाँ से मिलेगी, यहाँ से 400, 450, 500 बिलियन, और खुशी होती। और ये बहुत ही अच्छा मौका था इस वक्त। क्यों अच्छा मौका था कि अब क्राइसिस लाइक सिचुएशन नहीं है और हम ज़रा सेलिब्रेशन में हैं। मतलब आजकल का इन्वायरमेंट जो है, हम माशाल्लाह से हैप्पी हैं। हमने एक अच्छे तरीके से, दबंग तरीके से हमने एक वॉर जीती है, तो हम हर किसी को अगर पार्टिसिपेट करने के लिए एक अच्छा मौका था कि हम लेके आएँ। और मेरा ख्याल से ये इस दफ़ा कर लेते तो अच्छा होता। राइट। अच्छा, एक चीज़ और मैं कमिंग बैक टू आम लोग और तनख्वाहदार तबका, उस पर हमने कल भी बताया था कि बजट से पहले हाइप बहुत थी कि जी जो डिफरेंट स्लैब्स पे हमको बड़ा रिडक्शन नज़र आएगा। लेकिन इवेंचुअली हुआ क्या, वो उर्दू की जो एक मिसाल देते हैं ना कि ऊँट के मुंह में ज़ीरा, वो वाली चीज़ हुई है। बहुत कम जो है वो हमको जो सैलरी क्लास है उस पर जो बेनिफिट दिया गया है वो नज़र आ रहा है। मैंने कुछ स्लैब्स कैलकुलेट किए तो 5,500 रुपये से लेके 7,000, 7,500 रुपये पर मंथ का जो है वो फ़ायदा हो रहा है बेसिकली। तो एनीवे, बट इस पर यही बार बार इसका भी सवाल पूछा गया और फाइनेंस मिनिस्टर यही कहते रहे कि जितना हम कर सकते थे हमने किया। तो आई गेस फाइनेंस मिनिस्टर ने ये भी कहा ये जर्नी है और हम इसको यस आज उन्होंने ये कहा कि इसके बारे में भी कहा कि जर्नी है, इसको आगे लेके चलेंगे। लेट्स होप कि अगले साल फिर मज़ीद रिडक्शन हो। और इसके साथ साथ उन्होंने एक और चीज़ के हवाले से भी कहा कि ये भी जर्नी है, और वो था जो सुपर टैक्स में कमी की है 0.5%, और वो भी 20 करोड़ से लेकर 50 करोड़ तक की जो आमदनी होगी उस पर जो डिफरेंट स्लैब्स हैं, अगर कहीं 2% चार्ज हो रहा है तो वो 1.5% हो जाएगा, कहीं अगर 1.5 हो रहा है तो 1% हो जाएगा। तो ये एक इन्होंने कहा कि इन दोनों चीज़ों के बारे में कहा एक जर्नी है। तो लेट्स होप कि जर्नी हो और अगले साल हम मज़ीद रिडक्शन देखें। वो जब भी हो पाएगी जब आप टैक्स नेट को ब्रॉडन करेंगे। और ऑफ कोर्स इकनॉमिक्स वाले दिन तो बहुत कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा कि जो इस साल हमने देखा है कि टैक्स कलेक्शन में इजाफा हुआ है, उसकी वजह ब्रॉडनिंग ऑफ टैक्स बेस भी थी। एंड देन वी आस्क्ड हमारे जो उस दिन एक्सपर्ट्स थे टैक्स के हवाले से कि आपको कहीं ब्रॉडनिंग नज़र आई है, तो उन्होंने कहा हमें तो नज़र नहीं आई है। खैर एनीवे, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, हमको स्टूडियो में ज्वाइन किया हसन बख्शी साहब ने, चेयरमैन आबाद। वेलकम, कैसे हैं आप? थैंक यू सर। अच्छा, आप तो खुश होंगे, काफ़ी इनिशिएटिव्स हमको नज़र आए हैं एज़ फार एज़ द रियल एस्टेट सेक्टर इज़ कंसर्न्ड। मैं आज सुबह से चौथे चैनल पे हूँ, जिसने मुझे कहा आप बहुत खुश होंगे। मैंने बोला किस बात पे खुश होंगे। नहीं, तो देखिए जो पॉजिटिव हुआ पहले वो मैं आपको शेयर कर दूँ। इन्होंने FED फेडरल एक्साइज ड्यूटी अबॉलिश की, इट इज़ पॉजिटिव। इन्होंने इस्लामाबाद में स्टैम्प ड्यूटी 4% से 1% की, पॉजिटिव। किसी भी सेल ट्रांजैक्शन में दो पार्टीज़ होती हैं, एक सेलर और एक बायर। फाइलर पे तकरीबन आप समझें कि नहीं, फाइलर पे दो पार्टी हैं, दोनों पार्टी अगर फाइलर हैं तो दोनों मिला के तकरीबन 6 से 8% टैक्स देती थी। 8% समझ लें अगर वो 5 करोड़ से ऊपर की प्रॉपर्टी है। सो अब उन्होंने क्या किया कि परचेज़र पे वो 1.5% कम कर दिया
और सेलर पे 1.5% बढ़ा दिया, यानी कॉस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन सेम रखा है, वो अपनी जगह वही रखी है। इसके अलावा एक और चीज़ जो बहुत सिग्निफिकेंट है उन्होंने वो ऐड की है, जो मैं समझता हूँ वो नहीं होना चाहिए और आपके चैनल के तवज्जुह से सबको मालूम होना चाहिए। उन्होंने कहा है कि इस अब पाकिस्तान में एक सर्टन कीमत के ऊपर की प्रॉपर्टी फाइलर ख़रीद सकेगा, विच वी हैड एग्रीड टू, बट अब उसमें उस फाइलर की डेफिनेशन उन्होंने डाल दी है। फाइलर जो होगा उसकी डेफिनेशन में होगा वो एलिजिबल फाइलर। एलिजिबल फाइलर की डेफिनेशन है सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज, सिग्निफिकेंट रिसोर्सेज की है कैश एंड कैशेबल्स, और उसकी डेफिनेशन है कि आपके पिछले साल के वेल्थ स्टेटमेंट में वो पैसे डिक्लेयर होने चाहिए। और उसको एक 16 डिग्री टेम्परेचर के कमरे में बैठा हुआ बाबू मुझे एनओसी देगा कि मैं प्रॉपर्टी का अगर कंस्ट्रक्शन का बिज़नेस करता हूँ या आप मेरे ख़रीदार हैं कि आप ख़रीद सकते हैं या नहीं। सो दिस इज़ नॉट हैपनिंग, दिस इज़ नॉट हाउ, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। पहले देखें फाइलर नॉन फाइलर का कॉन्सेप्ट समझने में 20 साल लग गए। अभी भी आप आधी आवाम से पूछे ना, सड़क पे निकल जाएं कि व्हाट इज़ फाइलर एंड व्हाट इज़ नॉन फाइलर, नोबडी नोज़। बहुत कम लोग समझते हैं शायद, और वो लोग लाखों में होंगे, करोड़ों में नहीं होंगे इस 25 करोड़ की आबादी में। अब जो इतने आप उसको कर रहे हैं, इसका मकसद आप टेक्निकली आप बोल रहे हैं कि काम करें ही नहीं। कराची जैसे शहर 52% लोग स्लम्स और कच्ची आबादी और अनअप्रूव बिल्डिंग्स, अनअप्रूव कंस्ट्रक्शन में रहते हैं। राइट। सो हम रादर देन रेगुलेटेड बिजनेस को बढ़ाएं, आसानियाँ क्रिएट करें, हम डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट कर रहे हैं। और मैं आपके चैनल के तवज्जुह से बोलना चाहता हूँ कि मैं जब लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर से मिला था, मैंने स्पेसिफिकली इसकी बात की थी। उन्होंने कहा था नहीं, इन्होंने 4 महीने पहले भी कोशिश की थी, हमारे FBR के भाई लोगों ने, हमने उसको रुकवाया था। उन्होंने बोला ये नहीं आएगा, कि मैंने बोला सर काम नहीं होगा, आप फिर जो मर्ज़ी डाल देना, कोई मसला थोड़ी हमें। हम तो हमारा नेचर ऑफ बिजनेस ये कि एक प्रोजेक्ट मुकम्मल होता है, फिर हम देखते हैं हाउ इज़ द हालात, फिर स्टार्टिंग। इंडस्ट्री तो है नहीं कि 50 साल लगी है तो लगी हुई है। तो आप करेंगे तो हम नहीं करेंगे, नहीं कर पाएंगे, इतना किसको समझाएंगे हम। सो दिस इंडस्ट्री इज़ अनफॉर्चुनेटली नॉट ओनली ओवर टैक्सड बल्कि ओवर डॉक्यूमेंटेड एज वेल। ओवर डॉक्यूमेंटेड जी। अच्छा ठीक है। अच्छा मैं इस पे और बात करूँगा, और बट इससे पहले हमारे पास एक रिपोर्ट भी है, हमारे कॉलीग शराज ने बनाई है, और वो रियल एस्टेट के हवाले से ये इसमें जो स्टेप्स लिए गए हैं, तो थोड़ा सा उसमें आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। कुछ चीज़ ऑफ कोर्स हसन साहब ने मेंशन की हैं, बट इस रिपोर्ट में मज़ीद क्लैरिटी के लिए हम देखते हैं। हुकूमत ने इस बजट में रियल सेक्टर पर आयद विदहोल्डिंग टैक्स और फेडरल एक्साइज ड्यूटी में कमी कर दी है। बजट तजावीज़ के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर विदहोल्डिंग टैक्स 3% तक कम कर दिया गया है, जिसका मतलब ये है कि अब जायदाद की खरीदो फरोख्त पर टैक्स की शरह में कमी आ जाएगी। बजट तजावीज़ के मुताबिक पहले स्लैब पर विदहोल्डिंग टैक्स 4% से घटाकर 2.5% कर दिया गया है। सेकंड स्लैब पर विदहोल्डिंग टैक्स 3.5% से कम करके 2% करने का ऐलान किया गया है। इसके अलावा थर्ड स्लैब पर आयद 3% विदहोल्डिंग टैक्स को 1.5% करने की तजवीज़ दे दी गई है। इसके साथ साथ मकान, प्लॉट्स और कमर्शियल प्रॉपर्टीज पर आयद 7% फेडरल एक्साइज ड्यूटी को भी मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है, जो कि गुज़िश्ता बजट में आयद की गई थी। हालिया बजट में तामीराती शोबे की तरक्की और शहरियों को अपने घर के उसूल की फराहमी के लिए आसान कर्जों की स्कीम भी मुतारिफ की जाएगी, जबकि 2000 स्क्वायर फीट तक के फ्लैट्स पर टैक्स क्रेडिट मुतारिफ किया जाएगा। इसके अलावा इस्लामाबाद में जायदाद की खरीदो फरोख्त पर स्टाम्प पेपर ड्यूटी 4% से कम करके 1% करने की तजवीज़ दी जा रही है, जिससे न सिर्फ सार्फिन को जायदाद की खरीदो फरोख्त में आसानी होगी, बल्कि इस सेक्टर को भी फरोग मिलेगा जो गुज़िश्ता कई सालों से ज़वाल का शिकार है। सो ये रिपोर्ट आपने देखी शराज की। हसन साहब, इसमें एक चीज़ जो हमने अच्छी होते हुए देखी है, थोड़ी सी पॉजिटिव्स भी देख लेते हैं। लो कॉस्ट हाउसिंग के लिए टैक्स क्रेडिट वगैरह, ये तो अच्छे स्टेप्स हैं। इसमें कोई शक नहीं। जो थर्ड गुड स्टेप है, जैसे मैंने कहा FED का अच्छा है, और दूसरा मैंने कहा इस्लामाबाद का, ये टैक्स क्रेडिट का भी स्टेप अच्छा है। तो इससे आप समझते हैं कि लेकिन ये अफोर्डेबिलिटी रहेगी? अगर लो कॉस्ट हाउसिंग की हम बात कर रहे हैं, अगर मिलता है टैक्स क्रेडिट तो अफोर्डेबिलिटी है, लेकिन मार्केट है। मैं आपको बताऊं कि अनफॉर्चुनेटली आई माइट साउंड टू हार्श, बट इट इज़ टू लिटिल टू लेट। आपने 3 साल इतना उसको हिट करते रहे कि लोगों का कॉन्फिडेंस ही इस बिज़नेस से उठ गया। देखें, मैं बिल्डिंग बनाऊंगा, अगर आप बायर होंगे तो बनाऊंगा ना जी। 1 बिल्डिंग बना लूँगा, 2 बना लूँगा जेब से। उसके बाद अगर ख़रीदार ही नहीं होगा, आज अनफॉर्चुनेटली ख़रीदार नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा
کہ ہم سبسڈائز فائنینسنگ شروع کرنے جا رہے ہیں. تقریر میں کچھ اور الفاظ شاید کہے, بٹ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ وہ ہماری جب ٹاسک فورس کی میٹنگ ہوئی یہ بات طے ہوئی تھی کہ سبسڈائز فائنینسنگ دی جائے گی فرسٹ ٹائم ہوم بائر کو, تاکہ اس کو انیبل کریں. آج انفارچونیٹلی پاکستان میں بائر نہیں مل رہا. لوگوں کے پاس پیسے تو ہیں, ایسے نہیں کہ پیسے ختم ہو گئے, بٹ کچھ انسٹیبلٹی, کچھ 5-6 سال کی ہاؤسنگ کی پالیسی ایسی رہی ہے کہ آپ کو میں بتاؤں کہ عمران خان صاحب کے دور میں یہ پرائیورٹی تھی. ہر ہفتے وہ میٹنگ کنڈکٹ کرتے تھے, ہر جمعرات کو اسٹیٹ بینک کے گورنر کرتے تھے, بدھ کو جنرل انور حیدر کرتے تھے. سو اس سے پہلے 7C کا ٹیکس آیا, اس کو چینج کر دیا گیا, پھر 100D کا, پھر آیا 7E, پھر 7F. یہ ساری کیا ہیں؟ یہ سارے ٹیکسیشن کے فارمولے ہیں اس بزنس کے. میں اگر کوئی پروجیکٹ شروع کرتا ہوں نا, کنسیو کرتا ہوں, پلاٹ لیتا ہوں, اپروول کراتا ہوں, بلڈنگ بناتا ہوں, 5-6 سال لگتے ہیں. 6 سال میں سارے ٹیکسیشن کے ہر سال فارمولے چینج ہوں گے. سو میں کیسے پلان کروں گا؟ سو ہماری اس میں پہلی کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ جاتی ہے. وہ کاسٹ آف کنسٹرکشن بڑھ جاتی ہے. ڈی ویلیویشن آف پاک روپی 4 سال پہلے کتنا ہوا آپ کے علم میں, ہمارے علم میں. جب تک آپ کنسسٹنٹ 10-15 سال کی پالیسی نہیں دیں گے, اسٹیک ہولڈرز کو نہیں ملائیں گے اور اس کو لیجسلیشن سے گارنٹی نہیں کریں گے, یقین مانیے وہ رزلٹ نہیں آ سکیں گے جو آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں. اور اس انڈسٹری سے میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ 72 انڈسٹریز جڑی ہوئی ہیں. اس انڈسٹری میں 10 ملین لوگ کام کرتے ہیں. اس انڈسٹری میں 12 ملین مکانوں کا شارٹیج ہے, وچ از دی بگیسٹ اپارچونیٹی ان پاکستان. دیکھیں, خریدار پاکستانی, بنانے والا پاکستانی, بنوانے والا پاکستانی, مٹیریل سب پاکستان کا لگ رہا ہے. ہمارے کیا بولتے ہیں ایکسپیکٹڈ پاکستانی, آپ کا جو $38 بلین اس سال آیا, الحمدللہ 52% اس میں انویسٹ کرتے ہیں ریئل اسٹیٹ اور کنسٹرکشن میں. جب دبئی بن سکتا ہے اس سے, جب سعودی عرب بننے جا رہا ہے اس سے, جب سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جرمنی بنا اس سے, سو وائی ناٹ وی, وائی کانٹ وی. سو ہمیں آؤٹ آف باکس سوچنا پڑے گا. ہم نہیں کہتے کوئی ٹیکس میں بہت ریلیف دیں, پالیسیز تو ریشنلائز کریں نا. ارد گرد جو آپ کے ریٹ ہیں ٹرانسفر کے, آج ہمارے پاکستان میں اگر آپ فائلر ہیں, میں فائلر ہوں, ہم ٹرانزیکشن کرتے ہیں تو 16% ٹرانسفر ٹیکسز ہیں, اور نان فائلر ہیں ہم تو 40% ٹیکسز ہیں. یعنی اگر آپ 10 کروڑ کی پراپرٹی لیں گے تو 4 کروڑ تو صرف ٹرانسفر پہ ٹیکس دیں گے اگر نان فائلر ہیں, اور فائلر ہیں تو 1 کروڑ 60 لاکھ روپے, جبکہ 1.5 گھنٹے دور 4% ہے. سو ہمیں ریشنلائز, دیکھیں کمپٹیٹیو زمانہ ہے. یو کی ناٹ اسٹاپ فلو آف منی, یو کی ناٹ اسٹاپ فلو آف ٹیلنٹ. You have to make it so competitive or attractive کہ people stay here, work here, earn here, spend here and be taxed here. Right. اچھا, جو حسن صاحب نے بات کی ہے نا پالیسی کی, یہ پالیسی کے ایشوز تو ہمیں نظر آتے ہیں اور کافی جگہ پہ نظر آتے ہیں. اب جو ہم نے اس بجٹ میں دیکھا ہے کہ گورنمنٹ نے گاڑیوں پہ ایک دفعہ پھر پورے آٹو سیکٹر پہ جو ہے ٹیکس بڑھایا ہے. ویسے ہی ہم نے جو ریسنٹ کچھ انٹرویوز کیے تھے تو یہ سامنے بات آئی تھی کہ جو کرنٹ پرائسز ہیں لوکلی اسمبلڈ کارز کی, اس میں جو پرائس میں 50% تو ٹیکسز شامل ہیں, جب بھی تو گاڑیاں اتنی مہنگی ہیں. پھر ہم پچھلے کچھ سالوں سے سنتے تھے گورنمنٹ سے کہ جی گاڑیاں مہنگی اس لیے کیونکہ صرف چند پلیئرز ہیں اور وہ پرائس کو جو ہے وہ ریگولیٹ کرتے ہیں. میں دوسرا لفظ یوز نہیں کرنا چاہ رہا. تو پھر کیا کیا, وہ ایک پالیسی لے کر آئے, اس کے تحت ہم نے دیکھا کہ اور انویسٹمنٹ ہوئی, اور پلیئرز آ گئے مارکیٹ میں اور اچھا کمپٹیشن ہوا. پھر بجٹ سے پہلے بات آ رہی تھی اور وہ ٹیرف ریشنلائزیشن کی بات کی ہے, وہ گاڑیوں کا آیا تھا کہ جی ایج لمٹ بڑھا دیں گے امپورٹ گاڑیوں کی, وہ نہیں ہوا ہے. مے بی اگلے سال ہو جائے, کیونکہ اس میں پھر یہ بھی تھا کہ گورنمنٹ کی طرف سے آئی بات کہ ہم کنسلٹیشن کریں گے انڈسٹری کے ساتھ, وچ از اے ویری گڈ تھنگ. تو لیکن پھر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گاڑیوں پہ جو چھوٹی گاڑیاں تھے اس پہ جہاں پہ سیلز ٹیکس تھوڑا کم تھا اس کو بڑھا کے 18% کر دیا ہے. پھر ایک لیوی لگا رہے ہیں کاربن لیوی کے, وہ گاڑیاں جو آئس کہلاتا ہے انٹرنل کمبشن انجن, کے بیسکلی سمپلی سیٹ جو پیٹرول ڈیزل پہ گاڑیاں چلتی ہیں ان پہ کاربن لیوی لگے گی. تو اور پھر اور یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس لیے لگا رہے ہیں تاکہ جو الیکٹرک وہیکلز ہیں ان کو پروموٹ کیا جائے. لیکن یہاں پہ ہم پچھلے سال سے سن رہے ہیں کہ الیکٹرک وہیکل کی پالیسی آئے گی, اور صرف بجٹ سے 2-3 ہفتے پہلے ایک جو ایڈوائزر صاحب ہیں ان کا آیا کہ جی پرائم منسٹر اگلے ہفتے ای وی پالیسی کا اعلان کر رہے ہیں. وہ نہیں ہوئی, ای وی پالیسی آئی نہیں ہے, اور بجٹ میں اسٹیپس لے لیے کہ جی ای وی کو پروموٹ کرنا ہے. تو یہاں بھی مجھے عجیب سی بات نظر آتی ہے کہ بغیر پالیسی کو
पॉलिसी लाई हुई आपने जो एग्जिस्टिंग कार्स हैं जो पेट्रोल डीजल पे चलती हैं उनको आपने पीनलाइज करना शुरू कर दिया है कार्बन टैक्स लगा के. सो यहाँ भी हमको पॉलिसी का फुकदान ही नज़र आता है बिकॉज और ये ज़ाहिर है कि इसमें ना सिर्फ 4 व्हीलर्स की बात हो रही है बट 2 व्हीलर्स यानी कि मोटर बाइक्स और 3 व्हीलर्स की बात भी हो रही है बिकॉज यहाँ पे काफ़ी मोटर बाइक्स जो हैं वो इलेक्ट्रिक आना शुरू हो गई हैं. लेकिन द रीज़न मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रेस कर रहा हूँ कि पॉलिसी नहीं आई और आपने बजट में पीनलाइज करना शुरू किया है क्योंकि जो ऑलरेडी मोटर बाइक्स इलेक्ट्रिक यूज़ कर भी रहे हैं वो अपने घर पे चार्ज कर रहे हैं. मैंने किसी से पूछा तो मुझे बताया गया कि जो घर पे चार्ज करते हैं क्योंकि ईवी पॉलिसी में कहा गया था कि स्पेशल टैरिफ लाया जाएगा ताकि वो थोड़ा सा कम होगा ताकि आप ईवी जो अगर आप कोई गाड़ी या मोटर बाइक लेते हैं उसको आप चार्ज करें तो आपको बहुत बिजली महंगी ना लगे. तो वो भी अब तक नहीं आया है. तो पॉलिसी में सारी चीज़ें आनी थी वो पॉलिसी अब तक नहीं आई है. तो शायद साहब ये एक बहुत बड़ा आपको कंट्रोडिक्शन नज़र नहीं आती पॉलिसी की जब बात है. आई थिंक शुजा मतलब हम जब IMF प्रोग्राम में है ना तो ये सारी चीज़ें मेरे ख्याल से एक्सपेक्ट करना थोड़ा ज़्यादा है क्योंकि इन्होंने डेफिनेटली इन्होंने वो नहीं किया जो करने वाले थे. जो 5 साल की यूज़ गाड़ियाँ जो है अलाउ नहीं किया जो बहुत दिनों से बात हो रही थी और इसके बाद मीटिंग्स भी हुई पेशरफ भी हुई और उसकी बाद मान ली गई. एटलीस्ट इस बजट में तो नहीं हुआ. हाँ बिल्कुल 18% जो है वो GST लगा दिया गया हाइब्रिड व्हीकल्स पे और जो छोटी गाड़ियों पे जैसे आपने कहा उस पर 12.5% का टैक्स था. सॉरी आपकी बात करती है लेकिन इसमें भी क्लैरिटी नहीं है कि जो आप हाइब्रिड पे 18% की बात कर रहे हैं बिकॉज कुछ जो नोट्स आए उसमें ये लिखा हुआ था कि चूँकि इनको एग्जेम्पशन है 2026 तक तो प्रॉब्ली अभी ये इस साल नहीं होगा मे बी नेक्स्ट ईयर से होगा. तो यहाँ भी क्लैरिटी नहीं है. तो मेरी इत्तला के मुताबिक तो ये हुआ है और इसके अलावा जो छोटी गाड़ियों पे जैसे आपने कहा वो 12.5% का जो टैक्स है वो उन्होंने दोबारा से 18% पे कर दिया है. तो डेफिनेटली आपकी बात सही है लेकिन एटलीस्ट ये ब्रीदर मिल गया है ऑटो व्हीकल्स को और जो ऑटो असेंबलर्स को कि उनको वो वाला टैक्स नहीं लग रहा जो उनकी वो थ्रेट ख़त्म हो गई कि भाई यूज़ गाड़ियाँ जो 5 साल की हैं वो आती और इनको अच्छा खासा जो है वो कंपटीशन मिलता. तो ये एक अच्छा हो गया. लेकिन जब हम IMF प्रोग्राम में होते हैं तो वैसे ही हमारे पास बहुत ही फिस्कल स्पेस बड़ा कम होता है. हम टैक्सेस देखें ना आप ख़ुद देखें कि 38.5% सैलरी क्लास का टैक्स चल रहा है इस वक्त. ठीक है ना. अगर कोई कॉर्पोरेट टैक्स देता है वो कोई अराउंड 60% तक चला जाता है अगर आप डिविडेंड टैक्स को भी अगर आप ऐड ऑन करें जी. तो मतलब ये सारी सैलरी स्केल जब चल रही है जब इतनी सारी टैक्सेशन चल रही है तो इस पे आप कहाँ से अफोर्ड कर सकते हैं कि कहीं पे आप रिलीफ देंगे कहीं पॉलिसी लेके आएंगे जिसमें टैक्स रैशनलाइजेशन हो. अभी आपने रिटेलर्स और होलसेलर्स की बात करी उन पे लगा नहीं है. मतलब हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम वो वाले मेजर्स लें जिसकी वजह से जो है वो. लेकिन ये ज़रूर इन्होंने किया कि इन्होंने कंपटीशन का जो थ्रेट है वो ख़त्म कर दिया. राइट कंपटीशन का थ्रेट ख़त्म कर दिया. बट वो जो अभी अगर नेक्स्ट ईयर ये चीज़ हो जाती है कि आप इम्पोर्टेड कार की एज लिमिट बढ़ाते हैं जो मुझे लग रहा है कि शायद अगले साल वो हो जाए. बट लेट्स होप डेफिनेटली एक पीरियड दिया गया है कि भाई आप इतनी जल्दी अपने आप को इतना कम्पीट कर लें कि आप उसको आराम से इम्पोर्टेड व्हीकल्स को मैनेज कर सकें. क्योंकि देखें IMF की तरफ से भी ये रिक्वायरमेंट थी. राइट क्योंकि ये भी देखना है ना कि जब गवर्नमेंट कहती है कि जी प्राइसेस इसलिए ज़्यादा हैं क्योंकि कंपटीशन नहीं है. तो अब आपने कंपटीशन भी क्रिएट कर दिया. आप और प्लेयर्स को ले आया लोगों ने इन्वेस्ट कर दिया. चाइनीज़ गाड़ियाँ आ गई हैं साउथ कोरियन आ गई हैं कुछ फ्रेंच मॉडल्स भी आ गए. फिर आप कह रहे हैं कि नहीं ये भी इस बात सही नहीं है. आई थिंक जब इंपोर्टेड गाड़ियाँ और आ जाएंगी तो फिर कंपटीशन जो है वो और होगा फिर प्राइसेस नीचे आएंगे. तो पहले डिसाइड तो कर लेंगे रीज़न क्या है कि प्राइसेस ऊपर जाने का. वी नो कि क्या रीज़न है. इट्स बिकॉज हमारी इकोनॉमी में बूम बस साइकिल आता है हमारा रुपया डिप्रिशिएट हो जाता है और हमारे टैक्सेस बहुत ज़्यादा हैं. बेसिकली 2 बड़े रीज़न तो यही हैं. एनीवे इस पर और बात करते हैं. और यहाँ भी हमारे कॉलीग हमाद ने एक छोटी सी रिपोर्ट बनाई है एक्सप्लेनिंग कि ये जो कार्बन लेवी आ रही है ये अच्छा इसमें भी ऑफ कोर्स रेट वेट अभी आने तो बट लेट्स सी कि हमाद रिपोर्ट में क्या बता रहे हैं. पेट्रोल और डीजल पर गाड़ी चलाने वाले हो जाएं तैयार क्योंकि नए बजट में हुकूमत इन गाड़ियों पर टैक्स लगाने जा रही है. ये टैक्स गाड़ी के इंजन की पावर के मुताबिक मुख्तलिफ स्लैब में इम्पोज किया जाएगा. इस इक़दाम का मकसद माहौल को आलूदा करने वाली गाड़ियों की हौसला शिकनी करना है. इसके अलावा पेट्रोल प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को महदूद करके इनकी इंपोर्ट पर खर्च होने वाले डॉलर्स का बिल भी कम किया जा सकेगा. दूसरी जानिब पेट्रोल और डीजल और हाइब्रिड गाड़ियां जिन पर सेल्स टैक्स 18% से कम था उन पर सेल टैक्स यकसा 18% किया जा रहा है. ओके सो अभी इसमें शायद साहब ये क्लैरिटी नहीं है कि ये जो अब नई गाड़ियाँ सेल होंगी सिर्फ उस पर लगेगा ये जो एग्जिस्टिंग सारी गाड़ियाँ उस पर लगेगा कितना लगेगा. तो अभी यहाँ भी क्लैरिटी जो है तो इसलिए मैंने शुरू में कहा था ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस हैं
जो अनफॉर्चुनेटली उस पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस पे नहीं पूछे गए, बट इस पे आप क्या समझते हैं कि नई गाड़ियों पे होगा, आई होप, है ना? जी बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि नई गाड़ियों पे होगा। ओके अच्छा, अब थोड़ा सा एक और भी बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है शायद साहब, और वो है जिसके हवाले से कोई बजट में स्टेप नहीं लिया गया। अगेन वो जो सेक्टर था वो काफ़ी होपफुल था कि इसमें क्लैरिटी आ जाएगी, नहीं आई है, एंड दैट इज़ द रिफाइनरी सेक्टर। रिफाइनरीज की अपग्रेडेशन होनी है और इसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है, 5 to 6 बिलियन डॉलर्स की बात करते हैं। सेल्स टैक्स के इश्यूज़ थे। बजट से पहले जी कहा गया कि जो पिछले एक साल में एडजस्टमेंट कर देंगे वो IFEM के थ्रू करेंगे, जो इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजिंग मार्जिन होता है, जो आपकी पेट्रोल डीजल की प्राइस में शामिल होता है, और फिर उसके बाद जो है हम उसको वो सेल्स टैक्स का इशू बजट में लाके रिजॉल्व करके और फिर हम अपग्रेडेशन करा लेंगे। वो नहीं हुई चीज़। हाँ जी, ये बिल्कुल नहीं हुई। ये एक्सपेक्टेशन की जा रही थी कि इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मार्जिन के थ्रू जो करना था वो उन्होंने नहीं किया, और ये कह रहे हैं कि अब रिफाइनरी पॉलिसी जो है वो बजट के बाद जो है वो हो सकता है आए, लेकिन बजट में जो है जो एक्सपेक्टेशन रिफाइनरी सेक्टर से किया जा रहा था वो नहीं हुआ। एक वाहिद सेक्टर है जिसमें जो है वो जो एक होप थी जो कि हुई नहीं, अदरवाइज़ बाकी सारे सेक्टर्स में जैसे सीमेंट हो गया, स्टील हो गया, उन सब में क्लैरिटी हो गई। जैसे फाटा पाटा का हो गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टील सेक्टर के लिए। सीमेंट सेक्टर के लिए भी जैसे ही रियल एस्टेट थोड़ा सा बूम करेगा तो सीमेंट सेक्टर के लिए भी बेहतर हो सकता है। लेकिन यू आर राइट कि रिफाइनरी सेक्टर में जो है ये अभी तक क्लैरिटी नहीं है, और अभी भी होप दी जा रही है कि रिफाइनरी पॉलिसी अभी हम करेंगे। पॉलिसी तो शायद साहब 2023 अगस्त में आ गई थी, जिसके बाद हमने देखा कि कुछ रिफाइनरीज ने, उसमें पाकिस्तान रिफाइनरी सबसे आगे थी जी, उन्होंने कहा जी हम कर रहे हैं। फिर उसमें जो कुछ इशू था वो हमने फरवरी 2024 में रिजॉल्व होता हुआ देखा, और फिर उसके बाद ये तकरीबन एक महीना पहले हुआ कि ठीक है फ़िलहाल जो पिछले एक साल का इशू है वो IFEM के थ्रू कर देंगे और फिर बजट में देखेंगे। बजट में नहीं देखा गया। सो अगेन ये भी एक बहुत बड़ा सेक्टर है, और पता नहीं क्यों इस पे FBR इज़ ड्रैगिंग इट्स फीट, बिकॉज जैसे मैंने कहा कि यहाँ बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट आनी है, 5 to 6 बिलियन डॉलर्स की। कुछ रिफाइनरीज काफ़ी आगे बढ़ चुकी हैं, वो डिफरेंट कंट्रैक्टर्स से बात कर रही हैं कि हमें ये जो अपग्रेड करना है, तो बट अनफॉर्चुनेटली ये नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये एक दफ़ा फिर हम स्टेटस को पर आ गए हैं, और अभी जो भी अपग्रेडेशन थी वो दोबारा से वो रुक जाएगी अनटिल क्लैरिटी इस पे आए। तो जहाँ पे ये बात हो रही है ना पॉलिसी की, और हमने देखा कि पोस्ट बजट प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो ऑफिशियल्स कुछ बैठे हुए थे उन्होंने कहा कि हम कंसल्ट कर रहे हैं इंडस्ट्री के साथ। अगर थोड़ी सी कंसल्टेशन विद इन द मिनिस्ट्रीज़ भी हो जाए कि पेट्रोलियम मिनिस्ट्री से कंसल्ट कर लेते कि जी ये रिफाइनरीज को अपग्रेड होना है, इसमें हमने ये इनसे वादे किए थे, अब आपने उस पर कुछ एक्शन लेना था। ये पिछले साल भी नहीं हुआ, माइंड यू कि पिछले साल के बजट में भी ये चीज़ नहीं हुई, और FBR ने कमिट किया था एक्चुअली रिफाइनरीज से कि वो करेंगे, लेकिन फिर FBR ने नहीं किया। प्रॉब्ली शायद आई डोंट नो IMF नहीं, मुझे नहीं लगता कि IMF की अप्रूवल नहीं है या क्या चक्कर है, क्लैरिफाई करें ना ताकि वो कन्फ्यूजन दूर हो। बिल्कुल। हसन साहब थोड़ा सा और आपकी तरफ आते हैं। अब ये जो आपने ये पॉलिसी की बात की, तो जहाँ आपने कहा ना 10 से 15 साल की पॉलिसी होनी चाहिए, तो ये ऐसी कोई पॉलिसी का आपने कोई फ्रेमवर्क बना के कभी गवर्नमेंट से शेयर किया है, उस पर कोई फीडबैक आई तो वो क्या थी? इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। मैंने FBR में जाके बात की कि गिव अस अ 10-15 years पॉलिसी बिकॉज दिस इज़ एन कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस। सो यू नो अ वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन रिप्लाइड टू मी, हम एक साल से ज़्यादा आपको पॉलिसी दे नहीं सकते। अच्छा। बट उसके बाद हमने बोला अल्लाह हाफिज़, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वेरी रिस्पॉन्सिबल पर्सन, मतलब टॉप 3 tier में बोला हम नहीं दे सकते। तो देखें, मैं इसको एक बहुत छोटी सी मिसाल दूं। पाकिस्तान का एक शहर है कराची की एक डिस्ट्रिक्ट साउथ, उसमें 100 प्रोजेक्ट तैयार हैं 50 मंजिल के आने। एक की वैल्यू है 75 से 100 मिलियन डॉलर सेल वैल्यू, यानी वी आर टॉकिंग ऑफ बिजनेस ऑफ 5 बिलियन डॉलर। ये आपके पड़ोस में क्यों नहीं लॉन्च कर रहे? ज़मीनें हैं, अप्रूवल कई जगह है, लोग करने वाले हैं, ख़रीदार शायद मौजूद हैं, एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी। पॉलिसी ही नहीं, स्टार्ट करें, अगले साल क्या हो जाएगा, क्या कर देंगे, ऐसे नहीं हो सकता। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। देखें, कोई भी ये कहते हैं कि पाकिस्तान से अपना पैसा बाहर ले जा रहा है या जा रहा है, खुशी से नहीं जा रहा है। इफ़ यू डोंट लेट पीपल वर्क हियर, मेरी एक एज है ना, एक प्राइम टाइम है, आई कैन वर्क, आई कैन मतलब मैं बेहतर हो सकता हूँ, दिखा सकता हूँ, कर सकता हूँ। उसकी बात तो नहीं है। ये कोई हम लोग रिकार्नेशन पे तो हमारा बिलीव नहीं कि दूसरी टर्न मिल जाएगी। हमारा तो बिलीव है कि एक ही टर्न है, उसमें आप काम नहीं करने देंगे
ड्रैग ऑन करते रहेंगे, मिस मैनेज करते रहेंगे, माफ़ कीजिएगा मैं आपको सख्त लफ्ज़ कह रहा हूँ पर कहना चाहिए कि अगर ये करते रहेंगे तो क्या होगा, जो निकल सकता है वो निकल जाएगा और निकल रहा है। ये पाकिस्तान के फेवर में नहीं हो रहा है। अगर मैं जाता हूँ, आज मैं प्रोजेक्ट करता हूँ तो 1000 आदमी डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व एम्प्लॉय करता हूँ और मेरी क्या ताकत है, अल्लाह मेरे से करवाता है। बट अगर आप इस किस्म के लोगों को जो 50-50 60-60 साल से कारोबार में हैं, इनकी फैमिली, उनको आप स्पेस ही नहीं देंगे कारोबार करने की। अब मेरी फैक्ट्री 1960 से हम कैपेसिटी के 35% पे चल रहे हैं, ऑफ टेक ही नहीं है, कोई उस पर लोन नहीं है, सब फ्री हो गया है। बट ये अनफॉर्चुनेट चीज़ है ना, तो आपने माहौल ऐसा क्रिएट कर दिया है कि आप काम ही नहीं कर सकते, आप सिर्फ FBR के कागजात ही पूरे करते रहें, उसी को मैनेज करते रहें। और अब तो जब से 22% आपने इंटरेस्ट दिया है तो रेंट सीकिंग की सबको आदत हो गई है। लोग बोलते हैं छोड़े यार, रिस्क टेकिंग एक एपेटाइट होती है। राइट। अच्छा हसन साहब, ये बताइए कि आपने 3-4 दफ़ा एक्सपैट्रिएट्स का जिक्र किया। अगर मैं कराची की बात करूँ, मुख्तलिफ़ इलाकों में हम देखें कि अब वर्टिकल्स का ज़्यादा ज़ोर है, अपार्टमेंट बिल्डिंग्स बहुत सारी बन रही हैं, बिकॉज़ जो अगर हम डिफेंस वगैरह में चले जाएं जहाँ ज़मीन कुछ रह गई है, प्लॉट्स बहुत अफोर्डेबिलिटी आई थिंक एक सर्टेन क्लास ही अफोर्ड कर सकती है, लेकिन इवन अपार्टमेंट्स की कॉस्ट बहुत बढ़ गई है। तो क्या ज़्यादातर बायर्स एक्सपैट्रिएट्स ही हैं और जो लोकल जो यहाँ पे रहते हैं पाकिस्तानी, वो क्या उनकी अफोर्डेबिलिटी नहीं है? देखिए बायर, सर फ्रैंकली बात करें। जी मैं बदनामी फ्रैंक बात करने के लिए हूँ। देखिए एक्सपैट्रिएट पाकिस्तानी भी है, फिर किसी के वालिद की जायदाद बिकती है, उसमें 2-4 बच्चों को हिस्से मिलते हैं, बेटियों को, वो ज़्यादा हैं। पर आप जैसे प्रोफेशनल लोग जो अपनी मेहनत से बनते हैं, कमाते हैं, उनकी अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल गया। एक्चुअल एक्चुअल मेन बाहरी मेन मार्केट और मेन डिमांड ही आप लोगों की है, जो खुद मतलब मैं कहता हूँ मिडिल क्लास। देखिए जिसको 10 करोड़ से ऊपर की चीज़ लेनी है तो बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं, पर जिसको एक अच्छा घर लेना है, चाहे वो 1 करोड़ से लेके 4-5 करोड़ तक, दिस इज़ द मेन मार्केट, इनको अवेलेबल नहीं है। कीमत, मुझे एक दोस्त ने बड़ी कमाल की बात की, उसने कहा कि मेरी 20 लाख तनख्वाह है और मैं 5 करोड़ का मकान नहीं ले सकता। अब 20 लाख कितने लोगों की तनख्वाह होगी? मैंने बोला क्यों? बोला 8 लाख तो टैक्स कट जाता है, बाकी रह गया 12 लाख, तो 4-5 लाख रुपए घर का वो स्टैंडर्ड भी मेंटेन करना है, गाड़ी भी मेंटेन करना है, शादी में लिफाफे भी वो देने, कपड़े भी वैसे ही पहनने, तो उसमें निकल जाते हैं। अब फिर ऑफ कोर्स अगर आप ज़ाहिर है कि वो लोन लेके लेंगे तो डाउन पेमेंट, मुझे याद है कि आज से बहुत सालों पहले की बात, 10 साल पुरानी मैं बता रहा हूँ, तो उस वक्त बैंक्स वुड आस्क फॉर 40% डाउन पेमेंट। तो अगर किसी के पास 40% होता और लेट्स से कि 2 करोड़, तो उसको ज़रूरत ही नहीं थी बैंक जाने की मेरे ख्याल में। तो वो क्या, उसने अच्छी बात की, उसने कहा कि फिर एक आध ट्रिप भी मारनी होती है, बच्चों को भी चलाना है, घुमाना है, ठीक है, तो कहाँ से हम लेंगे? दुनिया में क्या होता है कि आपसे 10-15% डाउन पेमेंट लेते हैं, बाकी रहते रहते जितना उसका रेंट है आप उतना आप उससे इंस्टॉलमेंट ले लें, लोग दे देंगे। दिस इज़ हाउ यू आर गोइंग टू क्रिएट अ क्वालिटी लिविंग फॉर एवरेज पाकिस्तानीज और ऑल पाकिस्तानीज। दिस इज़ हाउ आप उसकी वेल्थ क्रिएशन करेंगे। दिस इज़ हाउ यू हैव अ सेटिस्फाइड पाकिस्तानी पब्लिक। अगर आप देखिए ना कच्ची आबादी में हालत क्या है, ये शायद दुनिया की वाहिद कंट्री होगी इसमें स्लम्स भी वर्टिकल बन रहे हैं। बोलो वो जहाँ दिल्ली कॉलोनी में 40 गज के प्लॉट पे 10 मंजिला इमारत। ये मॉर्गेज फाइनेंसिंग इसी तरह होती है कनाडा वगैरह में, और इसी तरीके से 10 ऐसे होना चाहिए ना। देखिए अगर हम चाहते ही नहीं हैं, हमने गवर्नमेंट को कहा और बहुत प्रैक्टिकल बात की, अगर 1 लाख आप सब्सिडाइज लोन देंगे साल भर में तो आपको 40 बिलियन की सब्सिडी चाहिए। पर इससे जो आज 30 से 50% अलाइड इंडस्ट्री का माल बिक रहा है ना, वो हो जाएगा 50 से 80%। आपको 2 ट्रिलियन तो उसमें आ जाएंगे। तो बराए मेहरबानी अगर आपको 2 ट्रिलियन आते हैं सो आप इनको 50 बिलियन बांट दे दें। हमें नहीं चाहिए, वी डोंट वांट फॉर आवरसेल्व्स, वी वांट फॉर पीपल लाइक यू हु जेन्युइनली डिजर्व्स टू हैव अ हाउस इन दिस कंट्री। आप अपने इर्द गिर्द अपने स्टाफ में देखिए ना, नुक्ता के कितने लोगों के पास अपने घर हैं, और क्या घर इज़ नॉट लग्जरी, इट्स अ फंडामेंटल रिक्वायरमेंट गारंटीड बाय कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। ये कोई लग्जरी नहीं है। आई एम नॉट आस्किंग फॉर वो आईफोन, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। यार 2 कमरों का घर
3 कमरों का घर जिसकी जो फैमिली साइज़ हो, और जो एक नॉन अफोर्डेबिलिटी की बात ये देखें, इट्स ऑल डिपेंडेंट ऑन सप्लाई एंड डिमांड। कानून तो है बट सप्लाई कानून भी क्या है, कमाल है ना। देखिए मैं बोलता हूँ इस शहर का कमाल है। 1947 से कानून ये है कि 120 गज से ऊपर का प्लॉट बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज़ बाउंड टू ऑक्शन इट, और 1947 से 2025 तक एक ऑक्शन नहीं हुआ। तो जब तक सप्लाई नहीं देंगे तो कैसे कीमतें डाउन होंगी। आप सप्लाई करते हैं ओपन, और सप्लाई कौन कर सकता है? गवर्नमेंट कर सकती है ना। मेरे पास तो लैंड नहीं है, मेरे पास 1 प्लॉट होगा, 2 होगा, 4 होगा, गवर्नमेंट कर दे ओपन। आप देखिए प्राइस में 50% करेक्शन आ जाएगा। इंफ्रास्ट्रक्चर दे दें आउटस्कर्ट तक, प्राइस में करेक्शन आ जाएगा। लोग हमारे यहाँ बाहर रहना नहीं चाहते क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर से डरते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स जो आउटस्कर्ट्स की आपने बात की, हमारा कोई अच्छा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के जी आप 23 से जो है अगर आपका काम शहर में है तो आप पहुंच जाएं, वही ट्रैफिक जैम। और आपको वहीं पर उनको रोज़गार देना, ये थोड़ी कि सर आप 1.5 घंटे डेली आएंगे और जाएंगे, 3 घंटे का सफ़र ये करेंगे तो फिर आप क्या प्रोडक्टिविटी रहेगी? फिर घर में जाके आप बीवी बच्चों वालिदैन के साथ क्या पार्टिसिपेट करेंगे एक फैमिली लाइफ में? सो ये हकीकत बातें हैं, और आपके चैनल की तवज्जुह से शायद कहीं और नहीं बात कर सकते, पर आपके चैनल की तवज्जुह से हमें हकीकत बात कहनी चाहिए कि कुछ गलतियां हैं उसमें। हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट कराची और सिंध के मामलात में ज़्यादा इन्वॉल्व है कि उन्होंने वो इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट किया, वो इनेबलिंग इन्वायरमेंट ही नहीं क्रिएट किया कि लोग रह सकें। और फेडरल गवर्नमेंट पे इस किस्म की, जैसे मैंने कहा, पॉलिसी अगर बनाएंगे तो ऐसा लगता है कि शायद लोग बनेंगे भाई मैं चाहिए ही नहीं, तुम ही रखो। ठीक है, और यहाँ पे अपनी स्पेशल कवरेज ऑफ बजट 2026 को कंक्लूड करेंगे। तमाम मेहमानों का शुक्रिया और तमाम व्यूअर्स का भी शुक्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, खुदा हाफिज़।